चलो बेटा, है ना। कल हम लोगों ने एस ब्लॉक में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, लास्ट शायद हेलोजन वाला प्रॉपर्टी हो गया था, ठीक है। टोटल 7 प्रॉपर्टीज हो गई शायद, है ना, 7 ही हो गई ना, ठीक है। अब उसमें 2 प्रॉपर्टीज और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक 8th नंबर पे जो प्रॉपर्टी आ रही है बेटा वो आ रहा है अलॉय, और 9th नंबर पे जो प्रॉपर्टी आएगा वो अमोनिया के लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग डिस्कशन कर रहे हो। अलॉय के बारे में बात करें तो अलॉय में देखिए क्या होता है। अलॉय के लिए डेफिनेशन पहले बोल दे रहा हूं, देखिएगा, हेडिंग डालने अलॉय और डेफिनेशन लिखिएगा। द होमोजेनस मिक्सचर of 2 or more metals, the homogeneous mixture of 2 or more metals is known as alloy. The homogeneous mixture of 2 or more metals is known as alloy. Metals is known as alloy. अगला स्टेटमेंट लिखें, alloys are substitutional solids. Alloys are substitutional solids. Alloys are substitutional solids. Next point लिखे, only those metals can combine to form alloy. Only those metals can combine to form alloy which have only those metals can have almost similar size, which have almost similar size. चलिए अभी अलॉय के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक मेटल ए है और मेटल ए का लैटिस हम लोग कुछ बना देते हैं, का लैटिस है, और सपोज इसी तरीके से हम लोग क्या बना रहे हैं बेटा, मेटल बी का भी लैटिस बनाते हैं। और हमें क्या करना है, मान लीजिए ये भी लगभग जैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करा रहे थे ना, इंटरमिक्सिंग, ये वैसी वाली बात है। किसी एक मेटल की कोई प्रॉपर्टी अच्छी हो सकती है, जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, या कुछ ऐसा मेटल का ऐसा हो कि भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा हो, या फिर हम ऐसा बोले कि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो, इस तरह की बहुत सारी बातें आ सकती है। तो जब हमको दोनों मेटल्स की प्रॉपर्टी एक ही मेटल में चाहिए होगा या एक ही स्पीशीज में चाहिए होगा, तो हम इनको क्या कर देंगे बेटा, मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करके जो हमें फॉर्मेशन मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलॉय। बट अलॉय बेसिकली कोई कंपाउंड नहीं होता, वहां ए और बी के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा, केवल ए और बी का मिक्सचर बन रहा होगा। मिक्सचर मतलब दोनों बस रखे हुए होंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ए और बी का जो मिक्सचर बन रहा है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो ये ए का लैटिस था, तो ए को और बी को जब आपने पिघला के आपस में मिलाया तो क्या होगा कि ये जो ए के जो लैटिस साइट है उसमें कुछ कुछ बी के एटम्स आ जाएंगे, जैसे यहाँ भी बी आ जाएगा, इस तरह की बात होगी। तो आप देख सकते हैं ए के लैटिस में या तो हम ऐसा बोलते कि बी आके सब्स्टिट्यूट हो गया, या हम ऐसा बोलते कि बी के लैटिस में ए आके सब्स्टिट्यूट हो गया। तो अलॉयज को क्या बोला जाता है बेटा, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स बोला जाता है। अगर हमें ए के साइड पे बी को लाना है या बी के साइड में ए को लाना है, तो ये तभी पॉसिबल हो, साइजेस लगभग क्या हो बेटा, सेम। तो अलॉय वही बना सकते हैं जिनके साइजेस कंपेरेबल हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी 2 मेटल को उठा के अलॉय बना देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो साइजेस होने चाहिए, ठीक है ना, वो सिमिलर मतलब ऑलमोस्ट इक्वल तो कभी भी नहीं मिलेंगे। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जहां बिल्कुल बराबर साइज हो। तो 10 to 15% का अगर साइज डिफरेंस है तो ऐसे एलिमेंट्स का यूज करके आप अलॉय बना सकते हो। लेकिन अगर साइज डिफरेंस इससे ज्यादा है तो वो कभी नहीं करेंगे। तो जो आपने लिखा ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, वहां पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, साइज डिफरेंस ऑफ 10 to 15% विल वर्क, 10 to 15% विल वर्क। साइज डिफरेंस ऑफ 10 to 15% विल वर्क, है ना। 10 से 15% का साइज डिफरेंस चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं अलॉय के एग्जांपल्स में। तो बेटा अलॉय का जो एग्जांपल है उसमें एक ही एग्जांपल फिलहाल में हम लोग पढ़ रहे होंगे, वो है अमलगम। और अमलगम बहुत इंपॉर्टेंट अलॉय है, बहुत बार सुना भी होगा आपने। तो अमलगम इज एन अलॉय ऑफ मर्क्यूरी। अगर एक मेटल मर्क्यूरी है और मर्क्यूरी के साथ कोई दूसरा मेटल मिक्स करते हैं तो ऐसे अलॉय को क्या बोला जाएगा, अमलगम। इसमें एक एग्जांपल हमें पढ़ना है जो कि काम आएगा आज के लेक्चर में। तो इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम अमलगम। बेसिकली जब हम NaOH की प्रिपरेशन करेंगे कास्टर केल्नर सेल से, तो वहां पर ये सोडियम अमलगम बन रहा होगा कैथोड पर। मर्क्यूरी का कैथोड लेते हैं, वहां पर सोडियम डिपॉजिट हो जाता है, तो अमलगम बनता है। दूसरी बात, ये रेडॉक्स का क्वेश्चन भी बनता है आपसे। रेडॉक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है, तो अमलगम की स्टेट क्या आती है, 0, क्योंकि ये कंपाउंड नहीं है, ये अपने अपने नेगेटिव फॉर्म में बस रखे, स्टेट 0, क्योंकि कोई बॉन्ड नहीं बन रहा। और अगला पॉइंट
कि कौन है जो अमलगम का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, तो फेकोनी, ये तीन आपको याद रखने। वैसे तो हजारों ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो अलॉय फॉर्मेशन नहीं करेंगे अमलगम में, जैसे फेकोनी है, प्लेटिनम है, टंगस्टन पर मेनली जो क्वेश्चन आपसे पूछ, तो पहले तो ये एग्जांपल और सोडियम अमलगम लिखे, नोट में लिखवा देता हूं आपको। मरकुरी सोडियम अमलगम लिखिए और नोट के लिए स्पेस छोड़ दें, नोट में लिखवा देता हूं। बोलो नोट लिखिएगा। फेकोनी, फेकोनी कैनॉट फॉर्म अमलगम, फेकोनी कैनॉट फॉर्म अमलगम, फेकोनी कैनॉट फॉर्म अमलगम। ठीक है, आपको चाहे तो ब्रैकेट में लिखना होगा तो लिख लेना, ड्यू टू देयर लार्ज साइज डिफरेंस, मतलब जो मर्क्यूरी का साइज है और फेकोनी का डिफरेंस ज्यादा होता है और इसीलिए अमलगम नहीं बना सकते, तो ये बात कॉमन है। कोई भी तो अगर अमलगम फॉर्मेशन नहीं कर रहा तो उसका वन ऑफ द मेन रीजन होता है कि साइज डिफरेंस ज्यादा है। चलिए, अलॉय के बाद अगली प्रॉपर्टी के ऊपर बात करें बेटा, तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, या फिर ऐसा बोलते हैं रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। ध्यान से बात कर रहे हैं रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया की। अब ये रिएक्शन क्या है, जो हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, बेरिलियम वगैरह वगैरह, इन सबको जब हम लिक्विड अमोनिया में डालेंगे, तो याद करिएगा कल हमने फ्लेम टेस्ट वगैरह के बारे में, बंसन बर्नर टेस्ट के बारे में परसों बात करी, तो मैंने आपको बोला था पूरे एस ब्लॉक के आई का ऑर्डर लिखा था, और उस पूरे आई के ऑर्डर में बेरिलियम मैग्नीशियम का एक पेयर बनवाया था मैंने आपको हाईएस्ट आई में। उनको चूल्हे पे बैठाया था तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था, उनको धूप में बैठाया था तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था। अब हम उनको डाल रहे हैं स्विमिंग पूल में, जिसमें क्या भरा है, पानी के बदले क्या भरा है, लिक्विड अमोनिया को सॉल्वेंट की तरह यूज कर रहे हैं। और बताइए, जिसने चूल्हे में बैठ के इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, क्या वो स्विमिंग पूल में तैरते तैरते इलेक्ट्रॉन निकालेगा क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब ये पूरा फिनोमिना क्या है पहले वो समझाता हूं। तो देखिए, हमारे पास क्या रहेगा, कोई मेटल रहेगा, जो भी ये एस ब्लॉक के मेटल्स है, और हमारे पास ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कौन सा है बेटा? अमोनिया। अमोनिया जो है, स्ट्रक्चर आप जानते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है अमोनिया का। तो जैसे हम लोग इस तरह से वाटर बना रहे थे, याद करिए, वाटर का स्ट्रक्चर में इस तरह से आपको दिखा रहा था, हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह के टाइप पे। तो अमोनिया का तो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस तरह से, है ना, पिरामिडल शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना कि ये पोलर होता है। और याद करिए, जब किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डालते तो कोई ना कोई इंटरेक्शन जरूर लगेगा, या तो डाइपोल डाइपोल लगेगा, या आयन डाइपोल लगेगा, या इंड्यूस डाइपोल लगेगा, या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल लगेगा। कोई ना कोई अट्रैक्शन होगा और उस अट्रैक्शन से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो जैसे ही आपने किसी मेटल को सॉल्वेंट में डाला, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल उस मेटल को घेरेंगे, और जब मेटल को घेरेंगे तो इसके और इसके इंटरेक्शन से कुछ एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी कहीं जा, सॉल्वेशन एनर्जी बोलेंगे आप, क्योंकि वाटर होता तो हाइड्रेशन एनर्जी बोलते, अभी दूसरा सॉल्वेंट तो क्या बोलेंगे? सॉल्वेशन एनर्जी। वो जो सॉल्वेशन एनर्जी है, अगर वो सफिशिएंट हुई, तो एक बात बताइए, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की या लूज करने की? लूज करने की। तो अगर ये जो मेटल है, उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है, जरूरत पड़ेगी आयनेशन एनर्जी की, और वो जो एनर्जी इसके और इसके इंटरेक्शन से रिलीज हो रही है, वो को मिलेगी। अगर वो एनर्जी जो सॉल्वेशन एनर्जी मिल रही है, वो इसकी आई को कंपनसेट, मेटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, और अगर वो सॉल्वेशन एनर्जी इसकी आयनेशन एनर्जी को कंपनसेट ना कर पाए, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हो पाएगा। हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है, उसका तो आई बहुत ज्यादा था, तो इन दोनों की एनर्जी इनके इंटरेक्शन से कंपनसेट नहीं हो पाएगी, इसीलिए ये इस तरह का कारनामा जाएगा। जबकि बाकी जो मेटल्स होंगे, उनकी आयनेशन एनर्जी कम थी, तो इसके और इसके इंटरेक्शन से जो सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज हो रही है, उसके लिए आयनेशन कम सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। बाकी सारे मेटल क्या बनाएंगे बेटा? ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। हेडिंग डालें, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, लिखना स्टार्ट करेंगे। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम do not react with liquid ammonia, do not react with liquid ammonia solution. Beryllium and magnesium do not react with liquid ammonia to form blue colored solution. Beryllium and magnesium liquid ammonia to form blue colored solution. मतलब ये रिएक्ट ही नहीं करते तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन नहीं बनेगा। बाकी सबके बारे में बात करते हैं, ठीक है।
तो बाकी सब में क्या होता है उसको समझते आइए। अब बाकी सब केसेस में जो कंसंट्रेशन होगा उसका खेल आएगा बेटा। दो तरह की कंडीशंस हमें यहां पर पढ़नी होती है। पहला तो जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उसका कंसंट्रेशन लेस देन 3 मोलर हो, और या फिर जो आपने सॉल्यूशन बनाया उसका कंसंट्रेशन ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 मोलर हो। अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लेस देन 3 मोलर है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर मोर देन 3 मोलर है तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आपके सामने जो कंसंट्रेशन है अगर वो लेस देन 3 मोलर है तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट, और मोर देन 3 है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? कंसंट्रेटेड। आपने क्या करा? आपने ये मेटल लिया और मेटल को उठा के किसमें डाल दिया? इसमें डाल दिया। इसमें कम मेटल अंदर गए, उसमें ज्यादा मेटल अंदर गए, ये वाली कंडीशन चल रही है। ठीक है, अब क्या हुआ? जैसे ही मेटल इसमें गया तो कुछ रिएक्शन हो गया। वो रिएक्शन क्या होगी उस पर बात करते हैं। मेटल आपने डाला और अमोनिया जो आपने लिया एज अ सॉल्वेंट, अमोनिया के जो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने लिए उसको हमने क्या लिख दिया बेटा? x प्लस वाई अमोनिया। क्या लिख दिया? x प्लस वाई। x प्लस वाई क्यों लिखा? क्योंकि एक बात समझिए, जब हमने सॉल्युबिलिटी की बात करी थी, mx को पानी में डाला तो मैंने बोला mx की तरफ वाटर जो है वो ऑक्सीजन की तरफ से गया था, और इसकी तरफ ट्राइंगल टाइप में हाइड्रोजन की तरफ से गया था। तो इसकी तरफ अलग वाटर मॉलिक्यूल पास अलग वाटर मॉलिक्यूल घेरेंगे। किसको कितने वाटर मॉलिक्यूल घेरेंगे या किसको कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल घेरेंगे वो तो फाइल पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी डिसाइड करेगा कि किसके पास कितने सॉल्वेंट पार्टिकल जाएंगे। तो देखो ये जो x प्लस वाई अमोनिया है, अगर इसके और इसके इंटरेक्शन से निकलने वाली जो सॉल्वेशन एनर्जी है वो सफिशिएंट हुई तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो अभी हम ग्रुप 1 का मेटल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो M प्लस टाइप का कैटायन बनेगा और साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा E माइनस टाइप का। अब वो जो आयन बना उसको x अमोनिया जाकर सराउंड कर लेंगे। तो x नंबर ऑफ अमोनिया जाके सराउंड कर लेंगे तो उसे हम लोग ऐसे लिख देंगे MnH3x पे आ जाएगा +1, और जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको y नंबर ऑफ अमोनिया जाके क्या कर लेंगे बेटा? सराउंड कर लेंगे। तो यहां पर बन जाएगा NH3y, और इस पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये रिएक्शन आपके सामने बन के आएगी। फिर ये जो रिएक्शन हुई इसमें जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, ये सब सॉल्यूशन के अंदर ही चल रहा है। तो ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ अगर वो डाइल्यूट तरह का है तो ये जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इस सॉल्यूशन का कलर क्या होगा? ब्लू कलर सॉल्यूशन बनेगा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो ब्लू कलर आ रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर पूछता है। पहली बात, इसको देखिए, अगर मैं सिर्फ M प्लस लिखता तो मैं क्या बोलता बेटा? मेटल आयन। लेकिन अभी इसको अमोनिया ने घेर रखा है, उसको बोलेंगे अमोनिएटेड मेटल आयन। अमोनिएटेड मेटल आयन, जैसे पानी में अगर गिरा होता तो क्या बोल देते? हाइड्रेटेड। वैसे इसको क्या बोल रहे हैं? अमोनिएट। इसको क्या बोलेंगे बेटा? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इसको बोलेंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अब दो पॉसिबिलिटी आ रही है अपने सामने। पहला तो अमोनिएटेड मेटल आयन और दूसरा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। किसी ना किसी की वजह से ये ब्लू कलर आ रहा होगा। जैसा हमने बंसन टेस्ट में पढ़ा था कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट हुआ था, जब वापस आ रहा था तो कुछ एनर्जी एमिट करी थी उसकी वजह। अब ये जो कलर आ रहा है ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। दूसरी बात, ये जो सॉल्यूशन होता है इसके बारे में पूछता है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है बेटा? अनपेयर्ड है। क्योंकि देखो अभी सॉल्यूशन में मेटल कम गया, डाइल्यूट बना रहे तो मेटल कम है, तो ये भी कम है ये भी कम है, और कम बने हैं अगर तो आराम से इलेक्ट्रॉन जो है वो तैर रहा है, अकेला अकेला तैर रहा है आराम से। स्विमिंग पूल में कोई खूब जगह खाली है तो पेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, या टकरा ही नहीं रहे तो पेयर कहां से करेंगे? इसलिए पैरामैग्नेटिक होता है ये सोल्यूशन। और इन दोनों के लिए जो रीजन दिया जाएगा वो क्या होगा बेटा? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि पैरा या डाया तो इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होता है कि पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। अब आगे बढ़ो। अगला केस इसमें ये आता है कि आपसे पूछा जाता है कि क्या ये सॉल्यूशन कंडक्टिंग होता है या नॉन कंडक्टिंग होता है? तो सॉल्यूशन कैसा होगा? कंडक्टिंग। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर आप देख सकते हो चार्ज है, और जब तक सॉल्यूशन में चार्ज है तो कंडक्टिविटी दिखाएगा। पर कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल दोनों होंगे, क्योंकि इस पे भी चार्ज है और इस पे भी चार्ज है। तो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर अमोनिएटेड मेटल आयन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दोनों होंगे। अमोनिएटेड मेटल आयन एज वेल एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ? अब मान लो इसी सॉल्यूशन में मैंने मेटल की क्वांटिटी बढ़ाते गया, तो मेटल की क्वांटिटी बढ़ाने से सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा बेटा? कंसंट्रेटेड।
लेकिन सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होते ही कुछ चेंजेस आएंगे। ये जो कलर पहले ब्लू था, ये कलर चेंज हो जाएगा ब्रॉन्ज कलर में, ब्राउनिश कलर में चेंज हो जाता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये बोला जाता है कि ये जो अमोनिएटेड मेटल इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे मेटल डाल रहे हैं तो धीरे धीरे मेटल आयन क्योंकि मेटल की डेंसिटी हैवी होती है, तो बहुत सारे मेटल आयन इकट्ठे होंगे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो मेटल का क्लस्टर बन जाता है। क्लस्टर मतलब गुच्छा बन जाता है। वो मेटल का जो गुच्छा है वो मेटेलिक अपीयरेंस दे रहा होता है, और मेटेलिक अपीयरेंस कौन से कलर का? मेटेलिक अपीयरेंस मिल रहा होता है ड्यू टू क्लस्टर फॉर्मेशन। जो मेटल आयन है उनका क्या बन जाएगा बेटा? क्लस्टर बन जाएगा, उसकी वजह से ही होगा। जो पैरामैग्नेटिक है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डायामैग्नेटिक, है ना। पैरा इंटू डाया क्यों हो गया? पैरा इंटू डाया क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन कम थे, अकेले अकेले तैर रहे थे। अब जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में तैरते तैरते टकराएंगे। जब टकराएंगे तो पॉजिटिव स्पिन वाला और नेगेटिव स्पिन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? पेयर अप हो जाएंगे, और पेयर अप होने की वजह से क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और लास्ट केस क्या आता है कि ये सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन भी कंडक्टिंग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने पेयर किया है लेकिन चार्ज तो अभी भी है, बन गया लेकिन चार्ज अभी भी है, तो सॉल्यूशन तो अभी भी कंडक्टिंग रहेगा। लेकिन ये जो पैरा और डाया वाली कंडीशन है या कलर वाली कंडीशन है, ये आपस में क्या हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है। तो अभी हम लोगों ने जो स्टेटमेंट लिखा उसके बाद आपको ये लिखना होगा, और ये कंडीशन, इस पे और चीज बता देता हूँ, वो भी देख लीजिएगा, एक साथ लिख लीजिएगा। ये तो बात हो गई क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, जब क्लियर करके ना दिया जाए तो कौन से सोल्यूशन की बात कर रहा है, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड, तो आप डाइल्यूट को ही प्रेफर करेंगे ना। ध्यान से सुनना, कभी भी डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड क्लियर ना हो तो मेनली हम लोग किसके ऊपर बात करते हैं बेटा? डाइल्यूट सोल्यूशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं। आगे एक और बात सुनना, एक बात और बोली जाती है कि जैसे मान लीजिए अमोनिया क्या एक प्रोटिक सॉल्वेंट है या नहीं है बेटा? है। तो इसमें से H+ निकल सकते हैं। मान लो इसमें से एक H+ आपने निकाला तो क्या बन जाएगा? NH2-। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एमाइड आयन। और अगर इसमें से एक और H+ निकाल दिया तो बन जाएगा NH2-। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इमाइड आयन। ध्यान सुनना, तो बाकी सारे मेटल जो है जब वो ये सॉल्यूशन बनाएंगे, ध्यान सुनना, जब वो सॉल्यूशन बनाएंगे और ये सॉल्यूशन आप काफी देर तक अगर अनडिस्टर्ब रख दो, जैसे मैंने ये लिखा Na और ये लिखा, तो ये Na है, ये NH3, X और Y में लिख रहा हूं, ये दोनों मिले, दोनों इस फॉर्म में चेंज हुए, दोनों इस फॉर्म में चेंज हुए, तो आपने सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड रख दिया। अनडिस्टर्ब रख दिया मतलब आपने इसको कुछ भी है ना चेंज वेंज नहीं करा, या कुछ भी आपने इसमें स्टीयरिंग वगैरह नहीं करी, अनडिस्टर्ब रख दिया। तो ये जो बना है, ये जो सॉल्यूशन है, जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है ये? वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आपके सिलेबस में लिखा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये क्या करेगा, क्योंकि ये प्रोटिक सॉल्वेंट है, H+ निकालेगा यहां से, वो जो H+ निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ के न्यूट्रलाइज होगा, फिर H+ निकलेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रलाइज होगा। तो यहां पर जो वो किसका फॉर्मेशन होता है? एमाइड का। ऑल मेटल्स फॉर्म अमाइड, ओनली लिथियम एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है। लिथियम, सारे मेटल इस सॉल्यूशन में जाने पर अमाइड का, लेकिन लिथियम किसका फॉर्मेशन करता है बेटा? इमाइड का, क्योंकि लिथियम अपने ग्रुप में एनोमलस बिहेवियर दिखाता है। तो आप देखिए, और यहां पर मैंने क्या बोला कि ये जो रिएक्शन होगी अनडिस्टर्ब, जब आप इसको रख देंगे तो आपको मिलेगा सोडियम का अमाइड, NaNH2 बनेगा। ये NaNH2 बना कैसे? फिर से सुन ले, यहां बना NaNH3X, उसमें से एक H+ निकला तो बच गया NaNH2, और वो जो H+ निकला है ना, वो H+ जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के पास, एक H अलग हो गया। फिर ऐसा एक और कॉम्प्लेक्स बना होगा जो, उसमें से भी एक H+ निकला, वो भी इलेक्ट्रॉन से जुड़ गया, एक और H बन गया, वो H और H आपस में कंबाइन होकर क्या रिलीज कर देंगे? H2 रिलीज कर देंगे। और यहाँ आपको क्या मिल जाएगा बेटा? सोडियम अमाइड मिल जाएगा, जिसको आप सोडा माइड भी बोल देते। तो बाकी सारे मेटल किसका फॉर्मेशन करेंगे बेटा? सोडामाइड का। लेकिन अगर लिथियम की रिएक्शन अगर आप कराते हो तो लिथियम फॉर्मेशन करेगा Li2NH, और यहां हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? लिथियम इमाइड। लिथियम इमाइड का फॉर्मेशन करेगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी में गिवन है। तो अमाइड और इमाइड करता है, ये क्लियर होनी चाहिए। सारे मेटल मतलब एक्सेप्ट लिथियम हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो एक्सेप्ट लिथियम सारे मेटल क्या बात करेंगे? अमाइड बनाएंगे, और सिर्फ लिथियम जो है
वो इमाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो लिखा हुआ है और ये जो रिएक्शंस लिखी इनको एज इट इज नोट करिए, इसी काम नहीं कर रहे क्या? है? करवा दे, करवा दे। बिजली का भी थोड़ी देर चल जाने दो बेटा, है ना? पता चला फिर स्टार्ट कर फिर चली जाए, क्या मतलब? 2-4 मिनट चल लें। अब आएगी लाइट पे, अभी जनरेटर से चल रहा था। अब ये जो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है, हाँ क्या हुआ? अबे जल्दी लिखो, फटाफट लिखो, 1 मिनट का और समय है। घर में कुछ नहीं कर सकते बेटा, जो है वो झेलना पड़ेगा।
है नहीं, जब बाहर हवा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम जाओ, बाहर हवा लेके आ जाओ। पावर ही कट है तो उसमें क्या ही कर सकते। सब चालू कर दो और मिनिमम कर दो। फिर जब ज्यादा 2-4 बच्चे बाहर सूसू करने जाए, समझ जाना टेम्परेचर ठंडा हो गया। बहुत रियल में नहीं समझा। चलिए, है ना। अब आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने बात करी बेटा रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया के बारे में। अब अगला जो पार्ट आता है इस चैप्टर में, देखिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया। अब थर्ड जो पार्ट है, जो लास्ट पार्ट आता है, वो आता है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। अब सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के अंदर हमें जो डिस्कशन करना है वो 2 एलिमेंट्स के कंपाउंड्स पढ़ने। ग्रुप 1 में से हम लोग सोडियम के कंपाउंड्स पढ़ेंगे बेटा, और ग्रुप 2 में हम लोग कैल्शियम के कंपाउंड्स पढ़ेंगे। और ये चीजें आपने 10th में भी पढ़ी होती है, प्रिपरेशन करोगे उतनी बार पढ़ रखी है ना। और अगर इतनी बार में याद नहीं हुआ तो यकीन मानिए अभी नहीं होगा याद, ठीक है। हाँ, तो अभी बता देते हैं आखिरी बार, अभी याद नहीं हुआ तो नहीं होगा। आइए, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, चिंता ना करें। NaCl, NaOH, Na2CO3, इनका प्रिपरेशन हम लोग करने वाले, ठीक है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हम लोग ये 4 कंपाउंड जब पढ़ेंगे, इनमें सबसे पहले प्रिपरेशन हम किसका करेंगे? NaCl का। क्यों इसका प्रिपरेशन पहले करेंगे वो बात आप समझते चले हमेशा। आप जब इन सब का प्रिपरेशन करेंगे, ये है कॉस्टिक सोडा, ये है वॉशिंग सोडा, और ये है बेकिंग सोडा। हम लोग सॉल्ट की मदद से बाकी सारे कंपाउंड्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। मतलब हमें जब भी कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है तो हमें एक कम से कम इतना पता होना चाहिए कि इनकी प्रिपरेशन शुरू कहां से होगी, रिएक्टेंट क्या रहेगा। तो बेटा इन तीनों के प्रिपरेशन के लिए जो रिएक्टेंट की तरह काम करेगा वो कौन करेगा? NaCl। इसीलिए हम पहले NaCl, ध्यान सुनिएगा। इन सारे कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, लेकिन NaOH जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा, क्योंकि NaOH आपको यहां ही नहीं, आगे पी ब्लॉक वगैरह हर जगह पर यूज आता रहेगा बार। सबसे अबाउट NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, इसका केमिकल नेम हो गया, और कॉमनली इसको रॉक सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट भी बोल दिया जाता है। एक और नाम आपने सुना होगा टेबल सॉल्ट, पर वो टेबल सॉल्ट एग्जैक्टली प्योर NaCl नहीं होता, उसमें कुछ इंप्योरिटीज होती है, तो उसको हम लोग अलग से लिखेंगे उसके बारे में। पहले अभी हम लोग यहाँ पर प्योर NaCl की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर या फिर ऐसे बोल दे रहे हैं कॉमन सॉल्ट, या फिर क्या बोल दिया जाता है बेटा? सोडियम। सुने, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम रॉक्सा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? रॉक्सा, ठीक है। राजस्थान में आप लोग जानते हैं चीज को सा वगैरह लगा के बोलते हैं ना, ये सा वो सा, समोसा, ये सा है ना। तो अभी हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? रॉक्सा। अभी जो रॉक्सा है, इनके बारे में इनकी कहानी समझेगा। रॉक्सा का जो प्रिपरेशन होगा वो समुद्र मंथन से होगा। कहां से होगा? समुद्र मंथन जानते हो? बचपन में कभी कहानी वानी देखी हो, पढ़ी हो, तो देवताओं में और असुरों के मध्य, है ना, समुद्र मंथन हुआ था। और उस समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें प्रकट हुई थी। ये समुद्र मंथन कई युगों पहले हुआ था, जब समुद्र साफ था बिल्कुल, उसमें प्लास्टिक नाम की चीजें नहीं मिलती थी, है ना। तो ये जो समुद्र मंथन हुआ था, उससे आप जानते हो वो विष वगैरह निकला था, तो शंकर जी ने विष पिया था, और फिर लक्ष्मी जी भी वहीं से प्रकट हुई थी। ऐसी बहुत सारी चीजें थी। तो ये जो रॉक्सा प्रकट हो रहे हैं आज के जमाने में, कलयुग में, जब कौन प्रकट हुए? रॉक्सा। और ये रॉक्सा प्रकट हुए, ये रॉक्सा आप समझिए समुद्र में से निकल, तो रॉक्सा शुद्ध आएंगे आज के जमाने में, गंदगी के साथ आएंगे। गंदगी क्योंकि आजकल कचरा ही भरा हुआ सब जगह, है ना। तो अभी आप देखो,
सी वाटर का इवेपोरेशन, इसको हम लोग बोल रहे हैं समुद्र मंथन। समुद्र मंथन कराने पर आपको क्या मिला बेटा? रॉक्सा मिले। ये जो रॉक्सा मिले, क्रूड का मतलब होता है कच्चा, क्रूड का मतलब होता है कच्चा, मतलब इसमें आगे और प्रोसेस लगानी पड़ेगी, अनफिल्टर्ड है और इसमें आगे कुछ प्रोसेस लगेगी। तो सी वाटर का इवेपोरेशन कराने पर आपको क्रूड NaCl मिला, इसको मैं बोल रहा हूँ समुद्र मंथन कराने पर आपको क्या मिल रहा है बेटा? रॉक्सा मिल रहा है। जो रॉक्सा आए वो शुद्ध रॉक्सा आए या गंदगी के साथ है? गंदगी के साथ। तो रॉक्सा में कौन कौन सी गंदगी है? इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया था 3 साल पहले। तो रॉक्सा में जो गंदगी है वो कौन कौन सी गंदगी है? ध्यान सुनिएगा, काना का सल्फेट और माजी का क्लोराइड। कौन कौन से इंप्योरिटी? काना का सल्फेट और माजी का क्लोराइड। अब ये काना का सल्फेट और माजी का क्लोराइड बिल्कुल याद होना चाहिए आपको कि रॉक्सा में जो गंदगी मिली, अशुद्धियां मिली, कौन कौन सी मिली? काना का सल्फेट और माजी का क्लोराइड। ठीक है, कभी इसमें क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में वो बताता हूं। आपसे पूछा था जो क्रूड NaCl है उसमें कौन सी इंप्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती है, ये पूछा था। ऑप्शन दिया था कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट दिया हुआ था। अब जिसको पता है उसको पता है, नहीं पता तो आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा कि ये था। ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए काना का सल्फेट और माजी का क्लोराइड। अब एक और दुविधा आपके सामने आ सकती है एग्जाम में, वो क्या है कि आप हो सकता है जल्दबाजी में काना का क्लोराइड और माजी का सल्फेट करते हैं, दिक्कत हो सकती है, तो उसका भी निवारण समझ लो। कभी ऐसा कर दो बाई चांस कि कंफ्यूजन हो जाए कि कहाँ सल्फेट था क्या क्लोराइड था, तो आप बताओ अगर आप काना के सल्फेट के बदले काना का क्लोराइड कर दोगे, हम किसकी बात कर रहे हैं? इंप्योरिटी की। काना का क्लोराइड, अबे इसी का तो प्रिपरेशन कर, अगर यही इंप्योरिटी होगी तो काम किस चलेगा, है ना? थोड़ा सा लॉजिकली सोच लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो काना का सल्फेट और माजी का क्लोराइड इंप्योरिटी मिल रही। अब आपने क्या करा, ये जो रॉक्स आए गंदगी के साथ प्रकट हुए, कौन कौन सी गंदगी थी ये बता दी आपको। तो अब गंदगी को हटाना है तो पहले इनको नहलाएंगे। ठीक है, तो आप, हाँ, इसको ये जो क्रूड NaCl मिला है ना इंप्योरिटी के साथ, इस क्रूड NaCl में हम लोग क्या मिला देंगे बेटा? पानी। वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो दो पॉसिबिलिटी है, ये बहुत सारे सॉल्ट है, NaCl भी एक सॉल्ट है, ये सारे भी सॉल्ट है, तो इनमें से कुछ सॉल्ट तो सॉल्युबल हो जाएंगे और कुछ इनसॉल्युबल रहेंगे। तो जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है, जो सॉल्युबल नहीं है, उसको फिल्टर कर लेंगे। इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड। तो दो तरह के पॉसिबिलिटी बनी, आधी इंप्योरिटी तो सॉल्युबल है, आधी इनसॉल्युबल है। जो इनसॉल्युबल थे उसको छान के अलग कर लिया, और जो सॉल्युबल पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रेट। ये जो फिल्ट्रेट लिखा है ये कैसा पार्ट है बेटा? सॉल्यूशन पार्ट है ना, जो सॉल्युबल था। इनसॉल्युबल को तो हटा लिया। इनसॉल्युबल में पता है क्या क्या हटेगा? लिखा नहीं है एनसीईआरटी ने, लेकिन आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, हमको याद नहीं करना। ये जो काना का सल्फेट है ये इनसॉल्युबल था, इसको हटाते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन बैठा हुआ है? NaCl बैठा हुआ है और माजी का क्लोराइड बचा हुआ, मतलब सारे क्लोराइड बचे हुए। हमें इसमें से NaCl, MgCl2, CaCl2 में से NaCl निकालना है, और NaCl का जो Ksp वो इनमें सबसे कम है, मतलब वो आसानी से क्या हो जाएगा बेटा? प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए आपने इसमें HCl पास कर दिया, और जैसे ही HCl पास किया NaCl गेट्स प्रेसिपिटेटेड। तो NaCl जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, और NaCl को हम लोग प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रिमूव कर लेंगे। जबकि जो माजी का क्लोराइड था वो अभी भी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म में मिलेगा आपको। वो मैं लिखवाता हूं स्टेटमेंट, पहले आप ये चारों लाइनें लिख लें, लिखते जाओ, लिखते लिखते सुनते रहना। सबसे पहले क्या करा हमने? रॉक्सा का प्रिपरेशन कर रहे हैं। रॉक्सा का प्रिपरेशन कहां से हुआ? समुद्र मंथन से हुआ। समुद्र मंथन से जो रॉक्सा मिले, मतलब हमने क्रूड, ये जो सी वाटर उसका इवेपोरेशन करा के NaCl लिया। रॉक्सा जो आए वो शुद्ध नहीं आए, गंदगी के साथ आए। जो गंदगी थी उनके अंदर वो थी काना का सल्फेट, माजी का क्लोराइड। तो आपने उनको नहलाया, नहलाने से जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटी थी वो हट गई, और फिर जैसे उसमें HCl गैस पास किया तो आपको NaCl प्रेसिपिटेट आउटपुट मिल जाएगा। चले बेटा ना, अब ये चारों स्टेटमेंट हो जाने के बाद आगे बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। वो पांचवा पॉइंट क्या? मैंने बोला आपको NaCl तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा,
लेकिन जो CaCl2 है और MgCl2 वो कहाँ रहेंगे बेटा? डिसॉल्व फॉर्म में रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है? ज्यादा। ऐसी लाइन लिखी हुई एनसीईआरटी में, इसलिए वो लाइन भी लिखवा दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट इसके बाद लिख लीजिएगा CaCl2, ये तो बोर्ड पे ही है, जगह छोड़ दो, नहीं लिखा तो। CaCl2 and MgCl2, CaCl2 and MgCl2 remain dissolved due to their higher solubilities. CaCl2 and MgCl2 remain dissolved due to their higher solubilities. Remain dissolved due to their higher solubilities. उनकी solubility ज्यादा है, इसलिए वो तो solution में रह गए, बस NaCl जो है उसकी solubility कम थी, तो वो क्या कर दिया बेटा? precipitate out कर दिया। अब ये तो बात हुई बेटा प्रिपरेशन के बारे में, लेकिन अब इसके बाद यहाँ पर कुछ और बातें हमें समझनी है, और उसमें दो टर्म्स हमें समझनी है। एक टर्म है बेटा हाइग्रोस्कोपिक और एक टर्म है बेटा डेलिक्वेसेंट। ध्यान सुनिएगा, दो टर्म के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। एक टर्म क्या है बेटा? हाइग्रोस्कोपिक, और दूसरी टर्म क्या है बेटा? डेलिक्वेसेंट। हाइग्रोस्कोपिक की अगर मैं बात करूं तो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है कोई ऐसा सब्सटेंस जो एनवायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सके और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वेट हो जाए, गीला हो जाए, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं बेटा? हाइग्रोस्कोपिक। डेलिक्वेसेंट में भी कहानी यही होती है। ये कोई सब्सटेंस है, ये बाहर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वेट हो गया, ठीक है, यहां तक की तो कहानी हाइग्रोस्कोपिक हो गई। अब वेट होने के बाद भी ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना बंद नहीं कर रहा, ये और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते जा रहा है, करते जा रहा है, करता जा रहा है, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते करते उसी में डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं बेटा? डेलिक्वेसेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वेट होकर रुक जाएगा, फिर मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन ये वेट होने के बाद भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और उसी में क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसे को क्या बोलते हैं बेटा? डेलिक्वेसेंट। ध्यान सुनिए, क्या जितने डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस है वो सारे हाइग्रोस्कोपिक होंगे या नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि वेट तो वही होंगे। पर क्या सारे हाइग्रोस्कोपिक डेलिक्वेसेंट होंगे? क्या नहीं होंगे। तो ये बात अपने को समझना है। हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्वेसेंट लिख लेना, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, कहीं पे भी लिख लेना, मार्जिन में लिखना हो या नॉर्मली जहां लिखना हो वहां लिख लीजिए। हाइग्रोस्कोपिक में लिखेगा दो सब्सटेंस which absorb moisture, those substance which absorb moisture from atmosphere and become wet. Those substance which absorb moisture from atmosphere and become wet. And become wet. ठीक है। और सेकेंड में डेलिक्वेसेंट जो है उसमें लिखेगा दो सब्सटेंस which absorb moisture, those substance which absorb moisture from atmosphere and get dissolved चलिए, ये तो बात है बेटा हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्वेसेंट का मीनिंग क्या होता है। अब यहां पर ये लिखने के बाद हमें कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कशन करना है। ध्यान सुनिएगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये जो नाम लिखे थे, इसमें एक नाम मैंने आपको और बोला था बचा हुआ है, वो क्या आता है बेटा? टेबल सॉल्ट। ध्यान सुनो, टेबल सॉल्ट क्या होता है? टेबल सॉल्ट में बेसिकली मेजर कंपोनेंट तो कौन है बेटा? NaCl, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में आपको CaCl2 और MgCl2 मिल रहा है। मतलब इसको आप लगभग ये मान लीजिए, ये सॉल्यूशन था आपका फिल्ट्रेट वाला, जिसमें NaCl, CaCl2 और MgCl2 था। इस टाइप का जो सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट के बारे में आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो जैसे मैस वगैरह होती है, तो ह्यूमिड मौसम में, जैसे अभी का जो टाइम चल रहा है, या फिर बारिश में जो एकदम से शुरू में बारिश होती है, तो ह्यूमिड मौसमों में जो मैस वगैरह में टेबल पे जो सॉल्ट रखा होता है ना, डब्बे में रखा होता है, या फिर जो ढाबे होते हैं, रोड साइड वाले जो ढाबे होते हैं, उनमें भी टेबल पे रखा होता है, या वो चारपाई वारपाई के ऊपर वो रखा होता है इस तरह का। या फिर वो होटल जो 5 स्टार लिखता है लेकिन होता 1 स्टार ही है ना, तो वो वाले भी होते हैं ना, नाम ही रख देते 7 स्टार होटल है ना, इस तरह का, और रहता आधा स्टार भी नहीं रहता। तो इस टाइप के जो है ना होटल वगैरह रहते हैं, ढाबे वगैरह रहते हैं, वहां पर टेबल पे जो सॉल्ट रखा होता है उस सॉल्ट को क्या बोलते हैं बेटा? टेबल सॉल्ट। पहली बात तो है ना। दूसरी बात, टेबल पे सॉल्ट रखा इसलिए टेबल सॉल्ट बोला। दूसरी बात, वो जो टेबल सॉल्ट होता है आप देखेंगे ह्यूमिड मौसम में वो आपको थोड़ा सा वेट मिलेगा, मॉइस्चर के साथ मिलेगा। तो उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि ये टेबल सॉल्ट जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। लेकिन टेबल सॉल्ट हाइग्रोस्कोपिक किसकी वजह से?
NaCl तो बिल्कुल भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा. प्योर NaCl इज नाइदर हाइग्रोस्कोपिक नॉर डेलिक्विसेंट. तो प्योर NaCl का कारनामा नहीं, वो जो डेलिक्विसेंट नेचर है उसमें CaCl2 और MgCl2 के कारण होता है. पहले के स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा. प्योर NaCl is not hygroscopic. प्योर NaCl is not hygroscopic. तो जो प्योर NaCl होगा वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा. ये बिल्कुल क्लियर रखे दिमाग में. प्योर NaCl is not hygroscopic. अगली लाइन लिखे. टेबल salt is hygroscopic in nature. Table salt is hygroscopic in nature due to presence of impurities like Machika chloride, MgCl2, due to presence of impurities like CaCl2 and MgCl2. तो ये जो CaCl2 और MgCl2 होता है ना बेटा, इसकी वजह से टेबल सॉल्ट क्या हो जाता है, हाइग्रोस्कोपिक. लेकिन एक और बात ध्यान सुनो, CaCl2 और MgCl2 है, इन दोनों का नेचर डेलिक्विसेंट होता है. कैसा होता है? डेलिक्विसेंट. ये जो CaCl2 और MgCl2 होता है ना, ध्यान सुनना, आपने ये टेबल सॉल्ट लिया, ये NaCl है. टेबल सॉल्ट लिया. टेबल सॉल्ट में मेजॉरिटी पार्ट किसका बेटा? NaCl का. थोड़ा बहुत एक आध दो मॉलिक्यूल इस तरह से अगर मैं मालूम तो यहां पर कौन आ रहा है बेटा? MgCl2 या CaCl2. बाकी पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है बेटा? NaCl भरा है, NaCl भरा है, NaCl भरा है. ये मान लीजिए. तो ये आपका, ये CaCl2 आ गया, कलर से मार्क कर देता हूं, ये आ गया है ना. ये जो ब्लू कलर से दिखाया आपको, ये आपके इंप्योरिटीज है, बाकी सब NaCl है. और जब इसको टेबल सॉल्ट को रखा गया ओपन एनवायरनमेंट में, तो इसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब करा. मॉइस्चर NaCl ने एब्जॉर्ब नहीं करा. मॉइस्चर किसने एब्जॉर्ब किया? इसने, CaCl2 ने, MgCl2 ने, MgCl2 ने. और CaCl2 और MgCl2 का नेचर कैसा है? तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते जाएंगे जब तक ये डिसॉल्व नहीं हो जाता. लेकिन होंगे तो क्या उसकी वजह से पूरा सॉल्यूशन या पूरा कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं, पूरा कैसे डिसॉल्व होगा? इसका तो कंसंट्रेशन ही जरा सा है. 100% में से 5-10% ये है. ये कितना भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले, ये तो खुद ब खुद तो डिसॉल्व हो गए, लेकिन पूरा कंपाउंड उस डिसोल्यूशन की वजह से सिर्फ वेट हो पाएगा, सिर्फ गीला हो पाएगा. और इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जो टेबल सॉल्ट है वो कैसे नेचर का होगा? हाइग्रोस्कोपिक. लेकिन CaCl2 और MgCl2 का नेचर इसमें क्या है? डेलिक्विसेंट. इनके डेलिक्विसेंट नेचर की वजह से टेबल सॉल्ट वेट हो जाता है. इसलिए टेबल सॉल्ट को क्या बोलते हैं बेटा? लाइनें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिख लेना. अभी जो लिखा है वो तो ठीक है. ये जो CaCl2 और MgCl2 का डेलिक्विसेंट नेचर, ये वाली लाइन लिखा दे रहा हूं, लिख लीजिएगा. CaCl2 and MgCl2 are delinquent in nature. CaCl2 and MgCl2 are delinquent in nature. CaCl2 and MgCl2 are delinquent in nature. तो CaCl2 और MgCl2 के डेलिक्विसेंट नेचर की वजह से टेबल सॉल्ट जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब वो वेट हो जाता है. चलिए अब आगे बात करते हैं. ये सब लिखने टेबल सॉल्ट के यूजेस पे आ जाते हैं, कॉमन सॉल्ट के यूजेस पे आ जाते हैं. यूजेस में लिखिएगा पहला, सॉल्ट टू टेस्ट, है ना, नमक स्वाद अनुसार. लिखो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फूड. यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फूड, खाना बनाने के प्रयोग में आता है. ठीक है. दूसरा, यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड मीट. यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड मीट, है ना. अचार वचार में या नॉनवेज वगैरह भी जो यूज करते हैं तो वहां पर नमक उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि उसकी जो लाइफ है वो बढ़ सके. ठीक है, इस तरह. चलिए, बाकी ये दो इंपॉर्टेंट यूज थे, ये आपको पता होना चाहिए. बाकी आप लोगों ने जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहां पर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आता है, वहां पर भी उसकी कुछ बातें बताई जाती है. जो कोल्ड कंट्रीज वगैरह होती है उसमें जो बर्फ वगैरह होती है उसको पिघलाने विघलाने वो सारी चीजें आपको बताई जाती है. ठीक है. चलिए अब आगे बात करते हैं. सेकेंड टाइप का जो कंपाउंड हमें पढ़ना है वो आ गया NaOH. ध्यान सुनेगा. NaOH के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. NaOH मैंने बोला था जो अभी सोडा बनेगा, मतलब NaOH बनेगा या वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा, उन सबका प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट होगा बेटा? NaCl से होगा. उसका रिएक्टेंट तो हमें पता है पहले से कि कौन है, पर वो रिएक्शन अभी देखते हैं. NaOH जो है इसका जो केमिकल नेम बनेगा वो केमिकल नेम क्या बनेगा बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड. और आगे बात करें तो इसमें जो आप कॉमनली इसको नाम से जानते हैं या इंडस्ट्री में जो इसका नाम लिया जाता है वो होता है कॉस्टिक सोडा. ठीक है.
लाई भी बोलते हैं इसको, LYE, है ना, एक और नाम होता है लाई, बट ठीक है, आपने मुझे दो नाम कम से कम याद रखें। एंड कॉस्टिक सोडा, क्या सुन, अभी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा है, जैसे इसको हमने क्या बोला बेटा, रॉक्सा। एक बार रॉक्सा वाली पूरी कहानी दिमाग में घुमा ले, सुन लेना, सुन ध्यान से और समझ लेना वापस। रॉक्सा का प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट हुआ? समुद्र मंथन। समुद्र मंथन से जो रॉक्सा मिले, साफ मिले, गंदगी, कौन कौन सी गंदगी मिली? काना का सल्फेट और माजी का क्लोराइड। तो पहले उनको नहलाया, तो उसमें जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी थी वो फिल्टर हो गई, और फिर हमने HCl पास करा तो NaCl प्रेसिपिटेट आउट हो गया। प्योर NaCl का नेचर हाइग्रोस्कोपिक, डेलिक्वेसेंट या कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन टेबल सॉल्ट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर ड्यू टू डेलिक्वेसेंट नेचर ऑफ CaCl2 एंड Mg। तो ये इसके बारे में बात होगी। अब आइए यहां पर सेकेंड कंपाउंड जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलेंगे कौशिकदा। क्या बोलेंगे? कौशिकदा। ठीक है, ये जो कौशिकदा है, इसकी पूरी कहानी है, पूरी फिल्म बनी हुई है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसमें बहुत डिटेल से और इत्मीनान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आगे तक काम में आएगा आपको सिलेबस के अंदर। ठीक है, इसकी रिएक्शन पी ब्लॉक में आप जानते हैं बहुत सारी डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन आती है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन, इस तरह का, तो वो सब इससे होगा, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बहुत सारे एसिड से रिएक्ट पार्ट है। फिर हाइड्रोजन का प्रिपरेशन, जब हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ोगे वो भी इसी से आता है, तो बहुत सारी रिएक्शन है इसकी, एम्फोटेरिक मेटल से भी रिएक्शन है, बहुत सारी बात। तो कौशिकदा की कहानी शुरू करते हैं। अब पिक्चर जो बन रही है ये पूरी फिल्म रहेगी इसकी ना, अलग अलग एक्शन सीक्वेंस, धमाकेदार साउथ की मूवी है। ठीक है, आगे सुने, कौशिकदा की कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। जो कौशिकदा है ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है। फिल्म का प्लॉट स्टार्ट हो रहा है, फिल्म में जैसे आए तो उधर आपको दिखाया गया, कुछ सीन दिखाया गया शुरू में। क्या सीन दिखाया? इंडस्ट्रीज दिखा रहे हैं, इंडस्ट्रीज दिखा रहे, कौशिकदा इंडस्ट्रीज ऑफ सोप, कौशिकदा इंडस्ट्रीज ऑफ पेपर, कौशिकदा इंडस्ट्रीज ऑफ टेक्सटाइल, कौशिकदा इंडस्ट्रीज ऑफ रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम, कौशिकदा इंडस्ट्रीज ऑफ मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज दिखाई हमको है ना शुरू में। पहले मतलब ये अंबानी की टक्कर का आदमी, हल्का फुल्का नहीं है ना। हाँ, अंबानी की टक्कर का आदमी, सुनो मेरी बात, अंबानी की टक्कर का आदमी है। ठीक है, तो कौशिकदा जो है, इनके सबसे पहले हम लोग इंडस्ट्रीज की जब बात कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द यूजेस। इनकी क्या क्या इंडस्ट्रीज है उस पर बात करते हैं। यूजेस में सबसे पहले तो इनकी पेपर की इंडस्ट्री है, न्यूज़पेपर वगैरह छाप लेते हैं, ठीक है, दैनिक भास्कर, पत्रिका वगैरह। दूसरा, इनके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मतलब रेमंड वेमंड टाइप की कंपनी चल रही है इनकी। ठीक है, तीसरा तीसरा सोप, डव वव, लिरिल विरिल, इस टाइप के है ना, साबुन आबुन की कंपनी खोल रखी है इन्होंने, लक्स लक्स, बिल्कुल ठीक है। आगे सुने, अगला सुने, जो 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 याद है तुम्हें है ना, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, पेपर, टेक्सटाइल, सोप इंडस्ट्री इनकी। इसके अलावा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल, अब अंबानी की टक्कर का इसलिए तो बोला, पेट्रोलियम का धंधा है रिफाइन। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का बिजनेस है इनके पास। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बिजनेस है, वो है मर्सराइजिंग, है ना, मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन। मर्सिडीज मर्सिडीज की मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन ही याद करना है, मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन, मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन, हाँ, मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन। सुनना मेरी बात ध्यान से, इनमें से जो ये पेपर, टेक्सटाइल, सोप है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सोप इंडस्ट्री है, लगभग लगभग आज जितने कंपाउंड पढ़ोगे हर किसी का यूज होता है। पेपर, सोप, टेक्सटाइल, ये आप अगर 10 कंपाउंड पढ़ोगे तो 10 में से 7 से 8 में आपको यही मिलेगा। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो कॉमन होता है, क्योंकि ये हर किसी में 4 ऑप्शन देगा, 4 में से पता चला उसका भी वही आंसर था। ठीक है, तो ऐसा इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी, इसीलिए क्वेश्चन जो आएगा, एक तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और दूसरा ये मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन का आने का पॉसिबिलिटी। अब बात ये उठती है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो चलो समझ में आता है ये मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन क्या है। तो मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन का मतलब क्या है? कॉटन के जो थ्रेड्स बनते, धागे, कुछ धागे ऐसे होते हैं यूं करा टूट गया, कच्चे धागे, अजय देवगन, ठीक है, और हाँ, कुछ धागे ऐसे होते हैं जो पक्के होते हैं, नहीं टूटते, आसानी से नहीं टूटते, स्ट्रेंथ लगाना पड़ता है उसको तोड़ने के लिए। तो ये जो मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन है ना, ये होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिससे कॉटन की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन, मतलब स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉटन बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन। अब सुनिए, ये तो इसके इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बता दिया, पहले काम करें इतना छापे यूजेस, आगे बात करते हैं।
चलिए बेटा, है ना। अब आगे बात करते हैं। यूजेस तो आपको बता दिए। अब इन सब यूजेस के बाद पिक्चर का पहला सीन खत्म, है ना। अब हीरो की एंट्री होगी तो कौशिकदा आएंगे। अब जब कौशिकदा एंटर हुए तो कौशिकदा को ऐसे नीचे दिखाने चालू कर, जूते से ऊपर ले जा रहा कैमरा धीरे धीरे ना। तो अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, फिजिकल अपीयरेंस की बात करें। कौशिकदा जो है वो एक तो पहली बात गोरे चिट्टे हैं, दूसरी बात स्ट्रॉन्ग है, और तीसरे दिल वाले हैं। क्या क्या है? गोरे चिट्टे हैं, स्ट्रॉन्ग है, दिल वाले। हीरो की सारी क्वालिटीज होंगी, ठीक है। तो यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखिएगा। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है। दूसरा लिखे, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और तीसरा पॉइंट लिखे, इट इज डेलिक्वेसेंट इन नेचर। इट इज डेलिक्वेसेंट इन नेचर। इट इज डेलिक्वेसेंट इन नेचर, ठीक है। तो तीनों बातें यहां पर आपको लिखा दी गई। पहली बात गोरे चिट्टे, दूसरा स्ट्रॉन्ग है, और तीसरा दिल वाले। दिल वाले का मतलब हो गया क्या बेटा? डेलिक्वेसेंट है। अब डेलिक्वेसेंट अगर ये है, ध्यान सुना, डेलिक्वेसेंट अगर ये है तो उससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाती है एग्जाम्स में। वो क्या है कि मान लीजिए आपने एक NaOH का एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया, और इस NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में आपने जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH लिया, सॉरी, है ना, वो क्या लिया बेटा? 1 मोल लिया। और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है बेटा? 1 लीटर। तो हम लोग नॉर्मेलिटी की बात कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आप ऑफ सॉल्यूशन लेने से जो कंसंट्रेशन निकल के आया वो कितना आ गया? 1 मोलर निकल के आया, कंसंट्रेशन 1 मोलर। अब अगर आप इस सॉल्यूशन को काफी देर तक ओपन छोड़ दें, तो क्योंकि ये जो आपने 40 ग्राम NaOH इसमें मिलाया है, क्योंकि 1 मोल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये NaOH का जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से। और जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो NaOH की क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं होगा। NaOH तो एब्जॉर्ब कर रहा है, NaOH तो 40 ग्राम ही रहा। लेकिन जब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ग्राम का 40 ग्राम रहा, लेकिन मॉइस्चर की क्वांटिटी एब्जॉर्ब करने की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया, और अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपसे पूछता है कि अगर आपने NaOH का सॉल्यूशन बनाया और उसको ओपन छोड़ दिया कुछ समय के लिए, तो कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट आएगा? कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सेम रहेगा, या कम हो जाएगा? तो कंसंट्रेशन विल गेट डिक्रीज। नोट बनाइएगा, लिखिएगा पॉइंट। इफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, if aqueous solution of NaOH, if aqueous solution of NaOH is kept open for a long time, kept open for a long time, ये long time का कोई significance नहीं है। short time बोलते तो भी चलेगा, long time बोलते तो भी चलेगा, मतलब यार time का कोई significance नहीं। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट, वो डिपेंड करेगा solution पे। तो if aqueous solution of NaOH is kept open for a long time, then the concentration of solution, then the concentration of solution gets decreased. Then the concentration of solution gets decreased. है ना। रीजन आपको बता दिया, रीजन लिखना हो तो ब्रैकेट में लिख लेना। Because NaOH is NaOH is deliquescent in nature. Because NaOH is deliquescent in nature, it absorbs moisture. Because NaOH is deliquescent in nature, it absorbs moisture, and therefore volume of solution increases. It absorbs moisture, therefore volume of solution increases. तो volume of solution बढ़ जाएगा तो बाकी concentration आपको समझ में आ ही जाएगा कि concentration decrease हो जाता है। तो ये तो बात हुई बेटा इससे रिलेटेड, फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो बात आ सकती है। अभी देखिए फिल्म के 2 सीन कंप्लीट हो गए। पहला अपन को वो बिजनेस दिखा दिया उसने, दूसरा हीरो की एंट्री हो गई, कैसे थे? गोरे चिट्टे थे, स्ट्रॉन्ग थे, और दिल वाले थे, ये सारी बातें। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट ये आता है, ध्यान सुनेगा, अभी प्रिपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो कौशिकदा की इंडस्ट्री थी, इसमें से हम लोग पेपर इंडस्ट्री की मदद ले रहे हैं, ठीक। जो इनका दैनिक भास्कर, नई दुनिया पत्रिका टाइप का जो चल रहा था पेपर वगैरह, उसमें इन्होंने, ईमानदार आदमी थे, सत्यवादी टाइप के आदमी थे ना, हीरो की तरह, तो इन्होंने वहीं पर स्टेट में कुछ घोटाला चल रहा था,
और घोटाले में कौन? मिनिस्टर लिप्त था, बिल्कुल, है ना। तो इन्होंने क्या करा, उस मिनिस्टर के खिलाफ आर्टिकल वार्टिकल छाप दिया। अब मिनिस्टर के खिलाफ आर्टिकल, वो मिनिस्टर था पावर में, तो मिनिस्टर बख्शेगा तो है नहीं। तो मिनिस्टर इन्होंने छाप दिया आर्टिकल वगैरह, पेपरबाजी खूब चली। तो मिनिस्टर को समझ आ गया, बोले कौन छाप रहा, पता करवाया, बोले ये कौशिकदा वाली इंडस्ट्री के पेपर में छपा, ये सब ऐसा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कमेटी बिठा दी। कमेटी बिठा दी, अब एक बुलडोजर बाद में चलाना है, उन्होंने कमेटी बिठा दी, ठीक है। अब कमेटी बैठा के उन्होंने ये जो इंडस्ट्रीज इसकी चल रही थी, इतने बिजनेस, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां निकल रही कि भाई सोप खराब क्वालिटी का है, ये ऐसा है, ये वैसा, पेट्रोलियम में कुछ मिलावट कर रहे हैं, ये कर रहे, वो कर रहे, इस तरह की कुछ ना कुछ कमियां निकाल के इनको पटक दिया जेल में। कहां पटक दिया? कौशिकदा हल्का आदमी नहीं, ध्यान रखना, अंबानी की टक्कर का आदमी है, जेल जा रहा, बड़ी बात है, ठीक है ना। तो कौशिकदा को कहां पहुंचा दिया? जेल में। अब जेल में क्यों पहुंचाया? उसे कौशिकदा को निपटाना था, मूवी स्टार्ट है ना। तो निपटाने के लिए जेल पहुंचा दिया। जेल में दुनिया में बहुत सारी जेल है, पर ऐसी जेल में भेजेगा जहां पर जो जेलर है वो मिनिस्टर के पहचान का होगा, तभी तो मार पाएगा अंदर जाके आदमी, नहीं तो कैसे मार पाएगा। तो अब सुने, वो जो जिस जेल में पहुंचाया, उस जेल के जेलर का नाम है कास्टर केलनर। क्या नाम है? और जेल को आप जानते हैं इंग्लिश में बोलते सेल। तो कहां पहुंचाया उसको? कास्टर केलनर की जेल में पहुंचा दिया, मतलब कास्टर केलनर सेल में पहुंचा दिया, है ना। किसको पहुंचा दिया? कौशिकदा को जेल में पहुंचा दिया, कालकोठरी के अंदर बंद कौशिकदा, और वहां पर पहुंचाने आदमी मारने के लिए, ठीक है। अब सुनना, पहले समझना इस बात को। यहां कौशिकदा बैठे हुए, ये पूरी जेल वेल है, एंट्री वेंट्री है, यहाँ पर बीच में कास्टर केलनर बैठा हुआ दरवाजे पे, कि जिसको एंट्री देनी नहीं देनी। और कास्टर केलनर से होते हुए कहां तक पहुंचना बेटा? एनीवेज तक पहुंचना। अब यहाँ पर जो भी आएंगे, जो भी मारने वाले आदमी आ रहे हैं, उसको यहां तक पहुंचाना है। लेकिन दिक्कत यह है कास्टर केलनर के और ये है कि वहां तक जिस आदमी को भेजा जाए, क्योंकि वो भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, कौशिकदा हल्का फुल्का आदमी। मान लो 4 आदमी आए, बोले मुझे कौशिकदा तक जाना है, तो कास्टर केलनर ने एंट्री दे दी, और वो आदमी कौशिकदा के खुद पे निकले तो छुड़ा के ले जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए मंत्री और कास्टर केलनर ने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? बोले जिसको वहां तक पहुंचाना है वो मंत्री का ही आदमी हो, इसीलिए बीच में कोडवर्ड पासवर्ड रख दिया इन्होंने, कि जो आदमी आके वो कोडवर्ड बता देगा उसको वहां तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि वो कोडवर्ड आपके और हमारे बीच में रहेगा। जो आके बताएगा उसको वहां पहुंचाएंगे, जो नहीं बता पाएगा उसको वहां पर भेज दूंगा। और वो कोडवर्ड क्या था? कोडवर्ड था नमक का बबलगम खाओ और पानी पियो। क्या बोला? क्या था कोडवर्ड? तो जो गुंडा आएगा, अगर वो बोलेगा नमक का बबलगम खाओ और पानी पियो, तो कास्टर केलनर वहां तक पहुंचा देगा। कास्टर केलनर समझ जाएगा कि वो आदमी किसका है, मंत्री का आया, मारने आया, पहुंचा देगा। और अगर कोई नहीं बता पाया तो चल वापस निकल यहाँ से, ठीक है। अब सुने, ये नमक का बबलगम खाओ पानी पियो, इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। जो ये पासवर्ड बता देगा वो कहां तक पहुंच जाएगा? कौशिकदा तक, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। कास्टर केलनर सेल की बात करो। अब ये कास्टर केलनर सेल की प्रिपरेशन समझने के पहले मैं आपको जनरल इक्वेशन बताता हूं। मैंने आपको बोला था ये जितने भी कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे, इन सबका प्रिपरेशन कहां से शुरू होगा? NaCl इज नमक, ठीक है। तो NaCl जो है, इसके 2 तरह से प्रिपरेशन होते हैं। एक हम लोग पढ़ रहे हैं कास्टर केलनर सेल, और एक होता है नेल्सन डायफ्राम सेल, ठीक है। हमारे सिलेबस में NCERT में केवल कास्टर केलनर दे रखा है, इसलिए मैं सिर्फ आपको कास्टर केलनर समझा रहा हूं, लेकिन मैं उसका नेल्सन डायफ्राम पहले समझा रहा हूं, क्योंकि ये समझना आसान है, ये समझ में आ जाएगा। तो उसकी प्रोसेस थोड़ी सी 2 स्टेप में होता है, इसलिए वो समझने से पहले ये समझना जरूरी है। क्लास 10th में जब आपने इसकी प्रिपरेशन पढ़ी होती है, तो आप पढ़ते हो सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? और ब्राइन सॉल्यूशन का हम लोग क्या कराएंगे बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, ध्यान सुनना, है ना। और ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो यहाँ पर Na+ और Cl- के आयंस है, और H2O को अगर आप तोड़ दो तो H+ और OH- के आयंस। और आपके पास इलेक्ट्रोड में कैथोड भी है, एनोड भी है। कैथोड पे कौन भागेगा? जो कैटायन होगा। ये दोनों Na+ और H+ है, क्योंकि एक्वस फॉर्म लिया, ये दोनों भागे कैथोड की तरफ। दोनों में से रेस कोई एक ही जीतेगा, और रेस कौन जीतता है? हाइड्रोजन जीतता है, क्योंकि हाइड्रोजन ECS में नीचे आता है, तो पहले रिड्यूस होगा। तो हाइड्रोजन कैथोड पे पहुंच गया, और कैथोड पे हाइड्रोजन का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और कैथोड पे हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया तो H2 रिलीज हो गया, H2 गैस रिलीज हो गया, ठीक है। अब Na कहां रह गया? सॉल्यूशन में रह गया, Na+ सॉल्यूशन में रह गया, क्योंकि H+ पहुंचते जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है, पहुंचते जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है, सोडियम को मौका ही नहीं मिला पहुंचने का। अब Cl- और OH- में पहले पहुंचना चाहिए था, Cl- और OH- में से OH- को, लेकिन आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्स्ट्रा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं,
उस एक्स्ट्रा पोटेंशियल की वजह से पहुंच कौन जाता है, Cl माइनस। और जब Cl माइनस वहां पहुंचेगा तो ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा बेटा, Cl2 बना लेगा और निकल जाएगा बाहर। तो ये दोनों, ये कैथोड पे निकलते जा रहा है, ये एनोड पे निकलते जा रहा है, इसको ना कैथोड पे जाने का मौका मिल रहा है, इसको ना एनोड पे जाने को मिल रहा है, दोनों चिपक गए आपस में और क्या बना लिया, NaOH बना लिया। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NaOH। ब्राइन सोल्यूशन से ऐसे बनता है, ठीक है। इसको हम लोग नेल्सन डायफ्राम सेल भी बोलते हैं। इसी काम को कास्टर केल्नर में हम लोग 2 स्टेप में कराएंगे। जैसे इसमें हमने डायरेक्ट एक्वा सॉल्यूशन लिया, उसमें हम डायरेक्ट एक्वा नहीं लेंगे, पहले मॉल्टन फॉर्म लेंगे। क्या लेंगे, मॉल्ट, और पानी बाद में डालेंगे, ठीक है। तो मॉल्टन फॉर्म जब लोगे तो नमक का बबलगम, मतलब नमक का अमलगम, आज बताते हैं NaHG, वो बनेगा। और फिर उस बबलगम में पानी मिलाएंगे। नमक का बबलगम खाना है और पानी मिलाओगे तो आप यहां तक पहुंचोगे। देखिए इधर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात कर रहा हूं, जो NaCl आपने लिया, NaCl कैसा लिया आपने, मॉल्टन लिया। और मॉल्टन NaCl का पहले मैं इलेक्ट्रोलाइसिस आपको बता देता हूं, फिर उसमें हम H2O यहीं पर ऐड कर देंगे, यही रिएक्शन आ जाएगी एज इट इज, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आ जाएगी। अब आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक तो है कैथोड और एक है एनोड। कैथोड पे बेटा आप लोग जानते हैं कि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो ध्यान सुनेगा, एनोड पे कौन पहुंचा, Cl माइनस, Cl माइनस, क्योंकि अभी तो मॉल्टन है तो कोई रेस वेस लगी नहीं रही, Na प्लस और Cl माइनस ही, तो ये जाएगा कैथोड पे और ये जाएगा एनोड पे। एनोड पे कौन पहुंचा, Cl माइनस, ऑक्सीडेशन हुआ, तो आप जानते हैं ऑक्सीडाइज होके ये इस फॉर्म में मिलता है बेटा, Cl2 फॉर्म में मिलता है। और जब ये Cl2 फॉर्म में मिल रहा होता, Cl2 की गैस रिलीज होगी, लेकिन साथ ही साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर रहा होगा। अगर मैं बैलेंसिंग कर दूं तो इस तरह की रिएक्शन बन के आती है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस पे जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे। और कैथोड पे जाएंगे तो कैथोड पे कौन पहुंच रहा है, Na प्लस पहुंच रहा है। इस Na प्लस को रिडक्शन के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन जो Cl ने रिलीज करा वो इसने लिया और इसने इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लिया, Na बना लिया। पर ये गैसियस नहीं होता है, ये सॉलिड होता है। तो वो जो सेल आपका बना हुआ है, वो जो सेल आपका बना हुआ है उसमें जो कैथोड वाला पार्ट है वो मर्क्यूरी का है, मर्क्यूरी कैथोड है। जो कैथोड वाला पार्ट है वो किसका बना हुआ है, मर्क्यूरी का बना हुआ है। और मर्क्यूरी पे ये सोडियम जाके डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि गैसियस फॉर्म में निकल नहीं पा रहा है, डिपॉजिट हो जाएगा। तो आपको ये जो रिएक्शन दिख रही है इसमें मैं लिख देता हूं, ये जो कैथोड है किसका है बेटा, मर्क्यूरी का है ना। तो ये जो Na है ये उस मर्क्यूरी के साथ चिपक जाएगा और बना लेगा NaHG, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, सोडियम अमलगम, जिसको हमने बोला नमक का बबलगम बनाना है, ठीक है। सोडियम अमलगम बन गया। अब आपने इसमें डाल दिया पानी, ध्यान सुनिएगा, डाल दिया पानी, ये Cl2 रिलीज हो चुका है ना। ये प्रोसेस चलती जा रही, कहां पर रिलीज हो रहा है, एनोड पर। ये वाली रिएक्शन बन के आएगी, देखते जाइए। अब ये जो सोडियम का अमलगम था, जब ये पानी के कांटेक्ट में आया तो ध्यान सुनना, इसमें से OH माइनस एनोड में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन एनोड में इसका ऑलरेडी रिडक्शन चल रहा है, तो वो OH माइनस वही सॉल्यूशन में ऐसे जैसे पहले तैर रहा था ना वैसे तैरता रहा। और H प्लस कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, कैथोड पे पहुंचा। और ये जो कैथोड है इसमें जब H प्लस पहुंचा तो बताइए सोडियम और H प्लस में से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल आसानी से रिड्यूस कौन होगा, H प्लस होगा। तो H प्लस क्या करेगा, H प्लस जब यहां गया ना तो H प्लस सोडियम को हटाएगा और खुद पहुंच जाएगा। सोडियम को हटाएगा, खुद पहुंच जाएगा। सोडियम को हटाने का सेंस क्या है, सोडियम जो अभी सॉलिड बना था, ये सोडियम तब हटेगा जब सोडियम वापस से Na प्लस में आएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो सोडियम वापस से जो डिपॉजिट होता है अमलगम में से, सोडियम हटते जा रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है सोडियम, और H प्लस वहां जाके ये इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 के फॉर्म में रिलीज होना चालू होगा। तो यहां से H2 जो है वो रिलीज होगा, और कहां रिलीज हो रहा है, कैथोड पर। और जो H प्लस तो H2 के फॉर्म में निकल गया और Na जो था वो Na प्लस में आ गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर गया और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, और Na आ गया Na प्लस के फॉर्म में। और उस Na प्लस के फॉर्म में यहाँ जो वाटर में हमने HOH लिया था वो OH जाकर इस पर अटैक कर देगा और आपको मिल जाएगा NaOH। ये प्रिपरेशन है पूरी। अल्टीमेटली बन वही रहा है, जो यहाँ पर Cl2 मिल रहा था वो एनोड में मिल गया, और H2 और NaOH आपको कहां मिल गया बेटा, कैथोड के आसपास मिल गया। तो ये रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन समझना बहुत आसान है क्योंकि सिंगल स्टेप में है, और यहाँ पर आपको 2-3 स्टेप का ध्यान रखना होता है, और इसीलिए आपको रिएक्शन रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस सिंपल सी एक बात मैंने बोल दी है, जो स्टेप्स इन्वॉल्व है वो आपको इस लाइन से याद रह जाएंगे। नमक का क्या बनाना है बेटा, बबलगम।
और नमक के बबलगम में अगर पानी मिलाया, ये कोडवर्ड कोई बताएगा तो उसको कहां तक पहुंचा दिया जाएगा? कौशिक दाह तक पहुंचा दिया जाएगा, मतलब प्रिपरेशन ऑफ कौशिक दाह तक आप पहुंच जाएंगे। नोट करिए इसे, आगे। चलिए, है ना। अब यहां पर आगे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अगला जो पार्ट आ रहा है, देखिए अभी हम लोगों ने इसके यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टी तो प्रिपरेशन की बात कर ली। अब लास्ट पार्ट जो आता है वो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज का, केमिकल रिएक्शन का। तो अब NaOH से कौन कौन रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। बट इसको अभी आगे समझिए। जो कौशिक दाह के पास विलेन जाने वाले थे मारने के लिए, ध्यान सुनिएगा, CK सेल के थ्रू होते हुए वो जो गुंडे भेजे थे मंत्री ने, वो कहां पहुंच गया बेटा? इसके पास पहुंच गए। और वो जो गुंडे भेजे थे मंत्री ने, है ना, अभी इसमें 2-3 एक्शन सीक्वेंस आएंगे, मतलब 4 रिएक्शंस पढ़नी है आपको, 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो पहले 3 तो फाइटिंग सीक्वेंस आएंगे जिसमें गुंडे आएंगे लड़ने, चौथे में खुद मंत्री आएगा लड़ने। ठीक है, अभी ध्यान सुनना। अभी यहाँ पर जो पहला सीक्वेंस आ रहा है उसमें क्या आ रहा है? मंत्री ने जो गुंडे भेजे, वो गुंडे कौन से गैंग के थे? जनाबे अली गैंग के थे। कौन से गैंग के थे? जनाबे। है ना। तो ये जनाबे अली सब गाएंगे, सुनेंगे, पंजाबी कीर्तन मन लगा के बता दिया आपको पहले। ये सारे सारे क्या है बेटा? एम्फोटेरिक मेटल है। तो एम्फोटेरिक मेटल वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं। NaOH कैसा है बेटा? बेस है। और ये क्या है? एम्फोटेरिक है। तो क्या इनके बीच में रिएक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। अब आप देखो, मैंने यहाँ पर सिर्फ जनाबे अली में से कुछ लिखे हुए हैं। सारे जनाबे अली के जो सारे लगा रखा है, सब आ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हर रिएक्शन नहीं लिखवा सकते। कुछ ही रिएक्शन आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। जब ये जनाबे अली अटैक करना है कौशिक दाह के ऊपर, तो कौशिक दाह को पता तो था ये सब करवा कौन रहा है, क्योंकि उसने मालूम है कि पेपरबाजी मैंने किसके खिलाफ करी, उसको मालूम है ये सब कौन करवा रहा है। इंतजार कर रहा है वो आखिरी टाइम तक की आए मंत्री एक बार उसको निपटाने के लिए, है ना। तो अभी देखो, जनाबे अली आए अटैक करने, कौशिक दाह के ऊपर अटैक करने। कौशिक दाह थे स्ट्रॉन्ग थे, तो ये छोड़ेंगे तो है नहीं। मारा कौशिक दाह ने इनको, खूब मारा, खूब मारा। जब कौशिक दाह इनकी पिटाई कर रहे थे, लपेट लपेट के मार रहे थे इनको, तो जब लड़ाई चल रही होती है साउंड कैसा था? डिशुम डिशुम, है ना। यहाँ पर जो साउंड आ रहा है वो डिशुम डिशुम नहीं आ रहा, साउंड आ रहा है पॉप साउंड। कैसे साउंड आ रहा है? तो कौशिक दाह ने इनकी पिटाई करी तो साउंड डिशुम साउंड आ रहा था या पॉप साउंड आ रहा था? पॉप साउंड। पॉप साउंड कहने का मतलब क्या हो गया? इस पूरी रिएक्शन में कौन रिलीज हो रहा होगा? हाइड्रोजन। और आगे जाके हाइड्रोजन चैप्टर में हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़नी होती है, उसमें यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगी। वहां सिर्फ बोल देंगे कौशिक दाह में कहानी बता दी। आगे सुने। तो जब ये जनाबे अली वाले एलिमेंट, अभी एलिमेंट्स आए हैं ना,
जब जनाबे अली वाले एलिमेंट्स रिएक्ट करने आए, कोशिका पे अटैक करने आए, तो कोशिका पे जब इन्हें अटैक करा, कोशिका ने इनको खूब पीटा और मार रहे थे जब, तो साउंड डिसो डिसो मार रहे थे, पॉप साउंड आता, पॉप साउंड। ठीक, दूसरी बात, जब इनको कोशिका ने पीटा तो साउंड आया पॉप साउंड, और मार मार के इनकी शक्ल जानवरों जैसी बना दी। जैसी बना दी? जानवर। और ये जो जानवर थे, इन जानवरों को, सुनो मेरी बात, मार मार के इनको जानवरों को जैसे शक्ल बना दी। ये ना नाइट में इनको पीट पाट दिया, अटैक करने आए थे अंधेरे में, कोशिका ने मार मार के जानवर से। सुबह हुई जब सीके आया, सीके ने देखा ये जानवर कौन पड़े हुए, तो उसने बोला गार्ड्स को, बोले उठाओ इन जानवरों को, कहां पहुंचा तू? जू पहुंचा दो। कहां पहुंचा दो? जानवर जैसे दिख रहे थे ना, जू पहुंचा दिया। जू कहने का मतलब क्या है? जेड यहाँ पर एम्फोटेरिक एलिमेंट है, और एम्फोटेरिक एलिमेंट का आपको क्या बनाना? ऑक्साइड बनाना। क्या बनाना है? और वो ऑक्साइड ऐसा होना चाहिए कि ये और ये मिलके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कैसा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए? एनायन। और वो जो जू था, जू बनेगा, वो जू का नाम क्या था? जू का नाम था एमएम जू। क्या नाम था? क्या नाम था? एमएम जू। ठीक है, हाँ। ये जो एमएम जू था, सुनो मेरी बात, एमएम जू था, ये जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसमें एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है कोई मेटल आएगा जो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। हो सकता है 1 एम आ जाए, हो सकता है 2 एम आ जाए। और जू बनाते वक्त, एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त मेनली इस टाइप में जो फॉर्मूला बनेगा वो M2ZO2 बनेगा। एम एम जू इसको बोल रहे हैं हम, M2ZO2 टाइप का फॉर्मूला बनेगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है एक ही एम आए, कई बार ऐसा हो सकता है जू के बदले जू हो जाए, मतलब एक और हुआ हो जाए ना, इस तरह की बात। तो अभी देखिए इसको, ध्यान समझिएगा, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कैसे ये रिएक्शन। देखो, NaOH ने अटैक किया इन सब ने, तो आप देखो हाइड्रोजन जो है वो तो अपन ने रिलीज करा, हाइड्रोजन को साइड। अब ऑक्सीजन बचा, सोडियम और ऑक्सीजन बना। ये मेटल से बेटा, मेटल के ऊपर ऑक्सीजन अटैक कर देगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब ये अटैक करेगा, क्या सुना, तो जिंक पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बेटा? +2। और जब ऑक्सीजन अटैक कर रहा है तो पहला एक ऑक्सीजन अटैक कराओ पहले, जब ये अटैक करेगा। मैंने बोला क्या हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? जो जू वाला पार्ट है, मतलब एम्फोटेरिक मेटल और ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है, ये एनायनिक होना चाहिए। अगर एक ऑक्सीजन में यहां ले गया तो क्या एनायन बन पा रहा है? क्या नहीं। तो मुझे यहां पर एक और ऑक्सीजन का अटैक कराना पड़ेगा, और जैसे ही एक ऑक्सीजन का अटैक कराया, ये एनायनिक बन गया। आपको ये करना है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनाना। इधर देखिए, ये ऑक्सीजन बेरिलियम पे अटैक कर रहा है, बेरिलियम पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो भी +2 ही होता है। तो इसमें अगर मैं एक ऑक्सीजन अटैक कराऊंगा तो एनायन नहीं बन पाएगा, तो मुझे एक और ऑक्सीजन अटैक कराना पड़ेगा, तब इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? -2 आ जाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स बना दे। आगे एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है बेटा? +3। तो दो कराता हूं, -1 चार्ज आ जाएगा। एसएन और पीबी, ध्यान सुनना, एसएन और पीबी कार्बन फैमिली के मेंबर है बेटा, और कार्बन मेंबर है, कार्बन का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4 होता है, +4। लेकिन पीबी तो इनर्ट पे इफेक्ट भी दिखाता है। तो ऐसा नहीं कि ये 4 बनाएगा या 2 बनाएगा, ये 4 भी बना सकता है, 2 भी बना सकता है, ये भी 4 बना सकता है, 2 भी बना सकता है, बट प्रायोरिटी वाइज बात करें, इसकी टेंडेंसी +4 बनाने की होगी, इसकी टेंडेंसी +2 बनाने की होगी। तो मैं दोनों आपको लिखवा रहा हूं यहां पर, इसकी +4 टेंडेंसी के हिसाब से ये बनेगा, चेक कर लीजिए आराम से। +4 है, अगर एक ऑक्सीजन लाता तो एनायनिक नहीं बन पाता, 2 लाता तो न्यूट्रल हो जाता, तो 3 लाएंगे तब जाके यहां पर -2 चार्ज आएगा। और इस केस में अगर +2 है तो +2 वाला यही तो बनेगा, PbO2 टाइप का ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इस पे चार्ज है -2, इस पे चार्ज है -2। अब ये जो नेगेटिव चार्ज बना, ये जू बन गया, जू 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 जू, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये जू है। और इन चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन आएगा? मेटल आएगा, M आएगा या MM आएगा, वो डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज 2 है तो 2 मेटल लाने पड़ेंगे। मेटल का काम कौन कर रहा है? सोडियम। तो यहां पर कितने मेटल आएंगे? 2। तो मतलब ये MM टाइप का फॉर्मूला बना। यहां पर भी 2 मेटल आएंगे, MM बनेगा, ये M बनेगा, एक ही नेगेटिव चार्ज। ये बन जाएगा MM और ये बन जाएगा MM। ठीक है, ये नाम आ गए इसके। तो इस तरह से आपको चार्ज के हिसाब से ये कंपाउंड्स बनाने थे। अब इसके नेमिंग पे आते हैं, ध्यान सुनिएगा, नेमिंग पे आते हैं। इस कंपाउंड को हटा देता हूं मैं, इस कंपाउंड को, ये तो आपने 10th में पढ़े होते हैं, एल्यूमिनियम और जिंक, जिंकेट बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, और इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ध्यान सुनिए, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम जिंकेट, इसको बोलेंगे सोडियम बेरिलेट, सोडियम बेरिलेट, इसको बोलेंगे सोडियम एल्यूमिनेट भी बोलते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी बोलते हैं, दोनों नाम है, कुछ भी बोल दो चलेगा। सोडियम एल्यूमिनेट लिख दे रहा हूं मैं। इसको बोलेंगे सोडियम स्टेनेट, सोडियम स्टेनेट, और इसको बोलेंगे सोडियम प्लम्बाइट, लोअर स्टेट में।
प्लम्बाइट। हायर स्टेट के आयंस में सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये +4 में, हायर स्टेट 8। ये अगर +4 वाला होता तो यहां लिखता प्लम्बेट, ये +2 वाला है तो यहां क्या लिख रहा हूं, प्लम्बाइट, आइट स्टेट में आ जाएगा। और ये रिएक्शन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, छापिए इसको, आगे बात करते हैं। चलो बेटा ना, अब ये प्रिपरेशन हो जाने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रिपरेशन में। अब हमने उसके बाद 2 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी, प्रिपरेशन पढ़ लिया, और एम्फोटेरिक मेटल वाली बात बता दी कि जनाब अली अटैक करने आए तो जो कौशिकदार इनको पीटा तो कौन सा साउंड आ रहा था बेटा, पॉप साउंड आ रहा था। मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, और मार मार के शक्ल कैसी बना दी, जू जैसी। जू का नाम क्या था, जू। मतलब उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेटल का और जो एम्फोटेरिक एलिमेंट है उसका ऑक्साइड टाइप में कंपाउंड आपको बनाना है। अब आइए आगे बढ़े। अगला जो रिएक्शन आ रहा है, ध्यान सुना, अगला जो रिएक्शन आ रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। NaOH जो है वो बेसिक नेचर का है, और बेस के साथ एम्फोटेरिक एलिमेंट है तो रिएक्ट करा, पर बेस के साथ एसिडिक चीजें भी रिएक्ट कर सकती है। और जनरली जो नॉन मेटल के ऑक्साइड या नॉन मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। अब उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। रिएक्शन विथ नॉन मेटल या मेटलॉइड आप ले ले, नॉन मेटल भी ठीक है, मेटलॉइड में भी दोनों कैरेक्टर होते हैं, मेटल और नॉन मेटल का, बट हम वो वाले मेटलॉइड्स ले रहे हैं जिनमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डोमिनेटिंग, इस तरह की बात चल रही है। तो जब आप किसी नॉन मेटल का या मेटलॉइड को रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ, या फिर नॉन मेटल के ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ, तो क्या होने वाला है वो समझिए। 2 रिएक्शन यहां पर पढ़ रहे हैं, एक बोरॉन और एक सिलिकॉन, 2 ही पढ़नी है अपने को। अभी देखो बोरॉन है तो बोरॉन, मैंने बोला था मैं इसको क्या मानता हूं, मेटलॉइड, लेकिन एनसीईआरटी लिखता बोरॉन को नॉन मेटल, तो हमने नॉन मेटल मान लो, मेटलॉइड मान लो तो भी चलेगा। बोरॉन आए चाहे बोरॉन का ऑक्साइड आए, यही रिएक्शन होने वाली है। तो एक ही रिएक्शन होगी, चाहे बोरॉन लिखा हो चाहे बोरॉन का ऑक्साइड लिखा हो, यही होगा। ऐसे सिलिकॉन लिखा हो या सिलिकॉन का ऑक्साइड लिखा हो, यही होगा जो हम पढ़ने वाले। ध्यान सुनिए, बताइए अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कौशिक दा ने इनको तो मार मार के जानवर जानवर बना के भेज बुझा दिया, सब कुछ हो गया, ये एक सीन खत्म हो गया। अब सीन चेंज हुआ, एक्शन सीन आया दूसरे केस में, ठीक है। क्या हुआ, अगले दिन की कहानी चालू हुई। अगले दिन में कौशिक, अब जानते हो जेल में हर किसी को कुछ ना कुछ काम करने को दिया जाता है, कोई सब्जी काट रहा होता है, कोई सब्जी खाना बना रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। कौशिक दा को कपड़े धोने की जिम्मेदारी मिली थी। किसकी मिली थी, कपड़े धोने की, ठीक है। अंबानी कपड़े धो रहा, सोचो कौशिक दा को कपड़े धोने की जिम्मेदारी मिली। और कौशिक दा वहां पर धोबी घाट पे है ना, ऐसा सीन है, पूरा पानी भरा आ रहा होगा, वो कौशिक दा वहां कपड़े उठा के धो जा रहे पीट रहे, और पीछे से अटैक करने मंत्री ने भेजा। किसको अटैक करने भेजा, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के ऑक्साइड को भेज दिया, बोले जाओ अटैक करो, कौशिक दा को समाप्त करके आइए, जाइए। तो कौशिक दा वहां कपड़े धो रहा,
कौशिकदा के पीछे आ गए, ये इन्होंने सोचा पीछे से अटैक करेंगे तभी मार पाएंगे, आगे से तो क्या ही बिगाड़ा इन्होंने ना, तो ये अटैक करने आए, ठीक है। अभी अटैक करने आए तो ये पीछे खड़े हो गए कौशिकदा के, बोले ये जैसे घूमे हमारे, कौशिकदा और कपड़े धो रहा था, उसको पानी में दिख गया दो पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो पानी में देखा कौशिकदा ने, बोला अच्छा पीछे खड़े हो, कोई बात नहीं। कौशिकदा ने कपड़ा उठाया, कपड़ा छोटा आदमी को उठाया पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार उठाया किसको, बोरॉन को, एक बार उठाया सिलिकॉन को, और इनको भी मारा कौशिकदा ने, और मारा कैसे, पानी पिला पिला के मारा। कैसे मारा, पानी पिला पिला के, वही धोबी घाट में था, एक टीका था, फिर बोलता पानी पी, फिर एक टीका पानी। तो देखो रिएक्शन में क्या होने वाला है, ध्यान सुनिएगा। जो ये नॉन मेटल या नॉन मेटल के ऑक्साइड या मेटलॉइड आए थे अटैक करने, पहले इसका रिएक्शन किससे कराना, वाटर से, पानी पिला के मारता है ना, तो पहले वाटर से रिएक्शन करेंगे। एक बात बताइए, कल मैंने आपको बोला था जब हमने एस ब्लॉक की रिएक्शंस पढ़ी थी, कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन वाटर से रिएक्शन करेगा, कोई भी एलिमेंट अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा, और मेटल अगर रिएक्ट करेगा तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बना दे, और नॉन मेटल अगर रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड। बताइए बताइए बोरॉन क्या है, नॉन मेटल एनसीईआरटी के हिसाब से। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बनाऊं या ऑक्सी एसिड बनाऊं, ऑक्सी हाइड्रोक्साइड मतलब ऑक्सी एसिड ही तो होता है। तो अब बताओ बोरॉन के ऑक्सी एसिड का फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा, H3BO3 होता है। सिलिकॉन का हाइड्रोक्साइड बनाना है H2SiO3। अब सिलिकॉन का हाइड्रोक्साइड बनाना है ना, बहुत कम लोगों को ऐसे आपको याद होगा, तो पहले मैं वाटर से रिएक्शन इसलिए करवा रहा हूं। आप बताइए सिलिकॉन क्या कार्बन फैमिली का मेंबर है या नहीं है। कार्बन का ऑक्सी एसिड तो जानते हो ना, H2CO3, बस कार्बन हटाओ सिलिकॉन लगा दो, तो H2CO3 के जैसे ही क्या बन जाएगा, H2SiO3, क्योंकि सेम ग्रुप के, तो ये एसिड बन गया। अब क्या हुआ, ये अटैक करने आया तो कौशिकदा ने इनको पानी पिलाया, पानी पिलाया के ये बन गया, ये क्या बन गया, एसिड बन गया, ये क्या बन गया, एसिड बन गया। एसिड जो बना है वो बेस से रिएक्ट कर जाएगा, ये उससे जो एसिड बना है वो बेस से रिएक्शन कर जाएगा, और एसिड बेस की रिएक्शन से क्या बनता है बेटा, सॉल्ट। अब आप यहाँ पर सॉल्ट बनाइए, सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान सुनना। ये 3 हाइड्रोजन हटेंगे और 3 सोडियम जाके यहाँ पर बैठ जाएंगे, तो सॉल्ट जो बनेगा वो बनेगा Na3BO3। यहाँ पर हाइड्रोजन हटेगा और Na जाके बैठ जाएगा, तो आपको मिलेगा Na2SiO3, और सॉल्ट के साथ क्या मिलेगा, वाटर। एसिड बेस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि ये जो H निकला ये OH से जुड़ेगा, यहाँ का जो H निकला OH से जुड़ेगा। अब आप देखो ये दोनों रिएक्शंस को समझिएगा। आपको एग्जाम में अगर ऐसा दिया जाए तो भी आपने पढ़ लिया, और एग्जाम में हो सकता है डायरेक्टली बोरॉन प्लस NaOH, यही बनेगा। क्यों बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो H2SiO3 है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसल हो जाएंगे, तो नेट रिएक्शन क्या हो रहा है, ये जो एलिमेंट या इनके ऑक्साइड है वो NaOH से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ये सॉल्ट बनाएंगे। लेकिन अगर आपको ये सॉल्ट डायरेक्टली में ये रिएक्शन लिख दूं तो हो सकता है किसी को ये सॉल्ट बनाने ना आए, इसलिए आप पहले वाटर से रिएक्शन करा ले, हमेशा वाटर से ऑक्सी एसिड बना ले, और फिर ऑक्सी एसिड में Na को क्या करते बेटा, डिस्प्लेस करा दे, तो आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। अगर आप Mg की रिएक्शन NaOH से कराने जाए तो सुनना, इसमें भी वही कराना है, पहले वाटर से रिएक्शन करो। Mg की जब वाटर से रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा, MgOH, और MgOH एसिडिक है या बेसिक है, बेसिक, और NaOH भी बेस बेस में नो रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बेस और बेस में देयर विल बी नो रिएक्शन, इतना लिख ले। बाकी ये तो थर्ड पॉइंट है, ये फिर इसके बाद कल डिस्कस करेंगे इसको। राधे राधे बेटे।
गुड आफ्टरनून। सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, बैठिए, बैठ जाइए।